प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका गायत्री कॉलेज सांचौर की इस ऑनलाइन क्लास में। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट थर्ड के सब्जेक्ट बॉटनी का एक टॉपिक जिसका नाम है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर या जल का अवशोषण। इससे पहले हमने ऑनलाइन क्लासेज में पढ़ा था प्लांट वाटर रिलेशन से संबंधित विभिन्न प्रकार के टॉपिक। आप उन टॉपिक को पुनः देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उससे डायरेक्ट जुड़े, उसको देखें, उसको पढ़ें और समझें। हमारा टॉपिक आज का है जल का अवशोषण। किसके द्वारा? पादपों के द्वारा। जल का मुख्य स्रोत बरसात का जल होता है जो भूमि पर गिरने के पश्चात उसका अधिकांश भाग बहकर नदियों के माध्यम से समुद्र तक पहुंचता है। उसका कुछ जल या कुछ मात्रा में जल जमीन द्वारा अवशोषित होता है और उस जमीन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के माध्यम में मृदा में जल पाया जाता है। मृदा में उपस्थित संपूर्ण जल को सॉइल वाटर कहते हैं। पादप उसी मृदा जल का कुछ भाग अवशोषित कर अपनी उपापचयी क्रियाओं को पूर्ण करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि पादप का अधिकांश भाग या पादप कोशिका का अधिकांश भाग जो लगभग 95% होता है जल द्वारा निर्मित होता है। इसलिए पादप की उपापचयी क्रियाओं को संपन्न करने के लिए, उसकी जैविक संरचनाओं को संचालित करने के लिए जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है और उसी जल को पादप जड़ के द्वारा जमीन से या मृदा से अवशोषित करता है। तो आज हम ये पढ़ेंगे कि मृदा में जल कितने प्रकार या कितने रूप में उपस्थित होता है और कौन से जल का पादपों द्वारा सर्वाधिक अवशोषण होता है। इसके अतिरिक्त अगले टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि पादप के कौन से भाग से जल अवशोषित होता है और उसके सत्यापन से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रयोग। जल अवशोषण की क्रियाविधि क्या होती है, कितने प्रकार के सिद्धांत दिए गए और उसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा टॉपिक जो प्रारंभ होता है वो मृदा जल से होता है। मृदा जल मिट्टी में पाए जाने वाला जल। होता क्या है कि जैसे ही बरसात के समय बूंद के रूप में जल जमीन पर आता है, आने के बाद में उसका अधिकांश भाग होता है वो बह करके नदी के माध्यम से समुद्र तक पहुंचता है और समुद्र से वाष्पीकृत होकर के वापस बादल के रूप में बरसता है। तो एक साइक्लिक सिस्टम होता रहता है जिसको हम जल चक्र के माध्यम से समझते हैं। इस नदी के माध्यम से जो जल समुद्र में पहुंचता है वो बहता हुआ या रनिंग वाटर कहलाता है। ये रनिंग वाटर पादपों के अवशोषण की दृष्टि से कोई काम का नहीं होता। इसकी कुछ मात्राएं अवशोषित होकर के मृदा के द्वारा अवशोषित होकर के जमीन के अंदर चला जाता है। इसमें से जल की कुछ मात्राएं इन मृदा कणों के मध्य उपस्थित अवकाश के माध्यम से होता हुआ धीरे धीरे ये मृदा की निचली सतह तक पहुंच जाता है और निचली सतह पर पाई जाने वाली चट्टानों के ऊपर ये जल एकत्रित होता रहता है। क्योंकि चट्टानें जमीन के अंदर गहराई के अंदर पाई जाती है, इसलिए ये जल धीरे धीरे रिसते हुए कहाँ तक पहुँचेगा? गहराई तक पहुँचता है। इस प्रकार के जल को ग्रेविटेशनल वाटर अथवा गुरुत्वीय जल के नाम से जाना जाता है। क्योंकि इतनी अधिक गहराई तक पादपों की जड़ें उस जल तक नहीं पहुंच पाती, फलस्वरूप उस जल का अथवा गुरुत्वीय जल का अवशोषण पादप की जड़ों के द्वारा
नहीं होता। तो ये जो जल होता है वो मूल रूप से अवशोषण योग्य नहीं होता, या हम ये कह सकते हैं कि पादप के द्वारा अवशोषित नहीं होता। नहीं होने का कारण क्या है कि इतनी अधिक गहराई तक जल पहुंच जाता है, उस गहराई तक जड़ें नहीं पहुंच पाती। दूसरा, कुछ जल होता है वो इस मृदा कणों की सतह के ऊपर अधिशोषित अवस्था में पाया जाता है। इस अधिशोषित जल को आर्द्रता ग्रही अथवा हाइड्रोस्कोपिक वाटर नाम दिया जाता है। आर्द्रता किसके द्वारा ग्रही गई? यह आर्द्रता या नमी मृदा कणों के द्वारा ग्रहण की गई या मृदा कणों की सतह पर अवशोषित है। इसके मध्य आसंजन बल इतना अधिक होता है कि ये जल के द्वारा पुनः, जड़ों के द्वारा पुनः अवशोषित नहीं होता। तो अगेन पादपों के अवशोषण की दृष्टि से ये अनुपयुक्त होता है। जल की कुछ मात्रा इन मृदा कणों के मध्य पाए जाने वाले अवकाश के मध्य उपस्थित होती है। इसके मध्य, मृदा कणों के मध्य, मृदा कणों के अंदर पाए जाने वाली छोटी छोटी कैविटीज मिल करके एक नलिकीय तंत्र का निर्माण करता है। इस सिस्टम को या तंत्र को केशिका नली अथवा केशिकीय तंत्र के नाम से जाना जाता है, या उसको हम नाम देते हैं कैपिलरी। इस कैपिलरी रीजन के अंदर पाए जाने वाले जल की कुछ मात्रा जो परसेंट होती है उसको हम कैपिलरी वाटर कहते हैं। जड़ों के द्वारा हमेशा कैपिलरी वाटर का ही अवशोषण किया जाता है। तो इस प्रकार के जल का सबसे ज़्यादा अवशोषण होता है। तो अवशोषण की दृष्टि से सबसे उपयुक्त जल कौन सा हुआ? कैपिलरी जल। जल की कुछ मात्रा मिट्टी में पाए जाने वाले मृदा कण या उसमें उपस्थित रासायनिक अणुओं के मध्य या यौगिकों के साथ में बंधित होते हैं, उसको हम केमिकल बॉन्डिंग वाटर अथवा रासायनिक बंध कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल की बात करें तो ये कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है, कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, नीला तोता का सूत्र है। इसमें जल के 5 अणु कॉपर सल्फेट के अणु के साथ में जुड़े होते हैं। इस प्रकार के रासायनिक अणुओं के साथ में या यौगिकों के साथ में बंधित जल को केमिकल बॉन्डिंग वाटर नाम देते हैं। इस प्रकार का जल पुनः पादपों के द्वारा अवशोषण योग्य नहीं होता है। जल की कुछ मात्रा मिट्टी के कणों के मध्य वाष्प के रूप में पाई जाती है, जिसको हम वाटर वेपर्स या जल वाष्प के नाम से जानते हैं। क्योंकि इस प्रकार का जल पुनः पादपों के द्वारा अवशोषण योग्य नहीं होता। तो इस प्रकार अवशोषित जल जो मृदा के अंदर अवशोषित हुआ है वो कुल 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का हुआ? 5 प्रकार का। इसमें से सबसे ज़्यादा जल की वो मात्रा जो जड़ों के द्वारा या पादप की जड़ों के द्वारा अवशोषित होती है वो है कैपिलरी वाटर या केशिकीय जल। इसके अतिरिक्त अन्य जल मृदा में उपस्थित होता है, लेकिन फिर भी पादप की जड़ों के द्वारा अवशोषित वो नहीं होता। इन 5 प्रकार के समूह को सामूहिक रूप से सॉइल वाटर के नाम से जाना जाता है। इस मिट्टी में उपस्थित संपूर्ण जल को होलार्ड के नाम से जाना जाता है। तो इसके लिए सबके लिए एक सामान्य नाम शब्द यूज करें, वो क्या है? होलार्ड। तो क्या हुआ? ये मृदा में उपस्थित संपूर्ण जल क्या कहलाएगा? होलार्ड के नाम से जाना जाएगा। इसमें से वो जल जो अवशोषण योग्य है, चाहे वो किसी भी रूप में हो, अवशोषण योग्य या उपयोगी जल क्रिसाइड कहलाता है। अब क्रिसाइड के बाद में शेष जल जो पादपों की जड़ों के द्वारा अवशोषित होते ही नहीं है, जैसे घृतवीय जल होता है, तो इस प्रकार के फॉर्म को नाम क्या देते हैं? इकार्ड। तो अवशोषण योग्य नहीं या अनुपयुक्त जल या अनुपलब्ध जल, कुछ भी आप इसको लिख सकते हैं। तो अवशोषण योग्य नहीं होता।
क्या कहलाएगा वो? इकार कहलाता है। मृदा में पाए जाने वाले जल जो अवशोषण योग्य हैं अथवा अवशोषण योग्य नहीं है के लिए 3 शब्द प्रयुक्त किया जाता है, हॉलार्ड, क्रिसार्ड और इकार्ड। अवशोषण योग्य प्लस अवशोषण योग्य नहीं, दोनों को जब मिला देते हैं तब मृदा में उपस्थित संपूर्ण जल, तो हम कह सकते हैं कि हॉलार्ड इक्वल टू क्रिसार्ड प्लस इकार्ड। क्या कहेंगे उसको? हॉलार्ड कहेंगे। क्रिसार्ड या अवशोषण योग्य जल होता है वो सर्वाधिक कौन से प्रकार का होगा? कैपिलरी प्रकार का वाटर। ये बात हुई मृदा में उपस्थित जल की बात। कभी कभी हम ये देखते हैं कि पौधों को पानी पर्याप्त मात्रा में मिलता रहता है तो पौधे तरोताज़ा होते हैं, शीघ्रता से ग्रोथ करते हैं। लेकिन मुख्य रूप से जब वातावरण के अंदर नमी कम हो जाती है, आर्द्रता कम हो जाती है, या दोपहर के समय जब तेज़ धूप पड़ती है, तापमान में वृद्धि हो जाती है, तब ये देखा जाता है कि कुछ पौधे होते हैं वो मुरझा जाते हैं। लेकिन वही मुरझाए हुए पौधे कुछ समय के पश्चात पुनः तरोताज़ा हो जाते हैं। तो इस प्रकार की क्रिया क्यों होती है? होने का कारण क्या है? क्योंकि हमने उसको पानी दिया था लेकिन फिर भी उसके अंदर ऐसी स्थिति या मुरझाने वाली स्थिति पैदा हो जाती है। तो ये एक करैक्टर है, वो डिपेंड करता है मिट्टी के अंदर पाए जाने वाली जल की या उस मृदा को द्वारा जल को अवशोषित करने वाली कैपेसिटी के आधार पर। मृदा के द्वारा जल को रोके रखने की क्षमता या उसको धारण करने की क्षमता मृदा जल धारण क्षमता या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी के नाम से जाना जाता है। जब जल जमीन के ऊपर गिरता है तो रिस करके जब गुरुत्वीय क्षेत्र तक पहुंच जाता है या रिसने के बाद मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले कुल जल को जल धारण क्षमता अथवा उसको फील्ड कैपेसिटी के नाम से जाना जाता है। शर्त क्या है ये? तो शर्त ये है कि इस मिट्टी पर गिरा हुआ जल रिस करके धीरे धीरे नीचे की ओर चला जाए और रिसने के बाद में जितने जल की मात्रा इस मृदा के कणों के द्वारा वो रोकी रखी जाती है वो इसकी सॉइल कैपेसिटी या फील्ड कैपेसिटी के नाम से जाना जाता है। अब ये फील्ड कैपेसिटी किसके बराबर होगा? कि इसके अंदर पाए जाने वाला कैपिलरी वाटर और दूसरा इसके अंदर पाई जाने वाली हाइग्रोस्कोपिक वाटर की कुल मात्रा के बराबर होता है। सामान्य तौर पर फील्ड कैपेसिटी की गणना हम कब करें या कैसे करें? गणना करने के लिए ये कि पहले इस मिट्टी को आप जल से संतृप्त करें। किससे करें? जल से संतृप्त कर देते हैं। संतृप्त करने के 1 या 2 दिन बाद में या सिंचाई करने के 2 दिन बाद में जब जल अधिकांश जल वो रिस करके नीचे की ओर चला जाए उसके बाद में इस मृदा नमूना का लेकर के उसको प्रायोगिक रूप से हम इसकी जल की धारणा को या जल धारण क्षमता को ज्ञात कर सकते हैं। जल धारण क्षमता को ज्ञात करने के लिए हमारे पास में 2 प्रकार के प्रैक्टिकल प्रारूप अवेलेबल है। इसमें से एक देखिए क्या करते हैं हम? कीप विधि के द्वारा करते हैं इसको। एक कीप लेते हैं, इस कीप पर फिल्टर पेपर लगा करके फिल्टर पेपर लगा दिया। अब इसमें निश्चित मात्रा में सॉइल सैंपल लेकर के उसको भर देते हैं। ये कीप विधि के द्वारा जल धारण क्षमता ज्ञात करने का सबसे सरल प्रकार का उपकरण है और सरल विधि है। तो हमने क्या लिया कि निश्चित मात्रा में मृदा नमूना ले लिया। लेने के बाद में इसको एक बीकर के ऊपर या कीप के ऊपर, बीकर है के ऊपर रख देते हैं।
या इसको मेजरिंग सिलेंडर ले सकते हैं, या तो बीकर लो या मेजरिंग सिलेंडर। अब निश्चित मात्रा में जल नमूना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 250 ml जल लिया। कितना लिया? 250 ml जल। और इस जल को बूंद बूंद करके इस मृदा नमूने पर डालते रहते हैं। इससे क्या होगा? हमने पहले निश्चित मात्रा में मृदा नमूना लिया था। फॉर एग्जांपल ये 100 मिलीग्राम था या 100 ग्राम था। अब इसमें क्या किया हमने? 250 ml जल धीरे धीरे बूंद बूंद करके डाला। तो इससे होगा क्या? इस मिट्टी के कणों के द्वारा जल नमूने को या जल को अवशोषित किया जाएगा। जैसे धीरे धीरे मिट्टी गीली होना प्रारंभ हो जाएगी। उसके बाद में जब इसकी कैपेसिटी कंप्लीट हो जाएगी, धारण करने की कैपेसिटी, तो यहाँ से अतिरिक्त जल है वो बूंद बूंद के रूप में इस कीप के द्वार से होता हुआ इस मेजरिंग सिलेंडर में अथवा बीकर के अंदर इकट्ठा होता रहेगा। हमने 250 में पूरा का पूरा इसके अंदर डाल दिया। अतिरिक्त जल धीरे धीरे कहाँ आ रहा है? धीरे धीरे इस बीकर के अंतर्गत जमा होता रहता है। इस उपकरण को हम 24 घंटे के लिए रख देते हैं। इससे क्या होगा कि अतिरिक्त जितना भी जल है वो पूरा का पूरा बूंद बूंद करके इस बीकर के अंतर्गत जमा होता रहेगा। अब 24 घंटे के बाद में हम ये देखेंगे कि इसमें कितना जल हमें प्राप्त होगा। तो मान लेते हैं कि 80 या 200 ml जल था हमें प्राप्त हुआ। किस में प्राप्त हुआ? बीकर में। इसका मतलब लिया था हमने 250 ml और प्राप्त कितना हुआ? 200 ml हुआ। तो 50 ml गया कहाँ? वो 50 ml इस जल इस मृदा नमूने के द्वारा ग्रहण किया गया है और वही 50 ml की प्रतिशत मात्रा इस मृदा नमूने की कैपेसिटी होगी, क्योंकि 50 ml को ही वो धारण कर सकता था। इसके अतिरिक्त जितना भी था वो अतिरिक्त जल था वो धीरे धीरे बाहर निकल गया। हम इसके माध्यम से कैलकुलेशन करके इस मृदा नमूने की फील्ड कैपेसिटी को प्रतिशत रूप में ज्ञात कर सकते हैं। एक प्रयोग ये। दूसरा प्रयोग, कितना अवशोषित किया जा सकता है जल धारण क्षमता के लिए। इसके लिए क्या करेंगे? उपकरण लेंगे। एक डिब्बा है ये, इस डिब्बे के नीचे शेड बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? शेड बने हुए हैं। इसके ऊपर एक फिल्टर पेपर लगा देते हैं और निश्चित मात्रा में मृदा कणों को ले लिया जाता है या मृदा नमूने के लिए लिया। अब इस पूरे उपकरण को जल से भरे हुए पात्र में रख देते हैं। मान लेते हैं 100 ग्राम मृदा नमूना लिया। किस में रखा? जल के पात्र में रख दिया। अब मृदा नीचे से धीरे धीरे जल को अवशोषित करना प्रारंभ करेगी, तो पूरी मृदा होगी वो जल से समतृप्त हो जाएगी। इसके बाद में इस उपकरण को बाहर निकाल करके दूसरे फिल्टर पेपर पर रखते थे ताकि अतिरिक्त जल जितना भी होता है वो बाहर निकल जाता है और इस जल समतृप्त मृदा नमूनों को पुनः तोल लिया जाता है। मान लेते हैं कि अब इसका वजन आ रहा है वो 125 ग्राम आ रहा है। तो कितनी वृद्धि हुई? 25 ग्राम की। ये 25 ग्राम क्या था? जल था। ये इसकी जल धारण क्षमता। तो हम इन दो प्रयोग के माध्यम से आसानी से जल धारण क्षमता अथवा फील्ड कैपेसिटी को हम ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी मृदा नमूने की फील्ड कैपेसिटी या जल धारण क्षमता इक्वल नहीं होती, सबकी अलग अलग होती। वो डिपेंड करेगा कि वो कौन से प्रकार की मिट्टी है। मिट्टी के प्रकार का एक टॉपिक में हमने डिस्कस किया था कि मिट्टी अलग अलग प्रकार की होती है। बलुई होती है, दोमट होती है, चिकनी होती है या बलुई दोमट मिट्टी होती है। तो ये मिट्टी के प्रकार डिपेंड करते हैं उसके अंदर पाए जाने वाले कणों के आकार पर। यदि मृदा नमूने के कणों का आकार बड़ा बड़ा है तो जाहिर है कि इसके बीच में
बड़े बड़े अवकाश पाए जाएंगे, तो रंध्र अवकाश अधिक होगा। इसी रंध्र अवकाश को पोरसनेस का नाम दिया जाता है या छिद्रता के नाम से दिया जाता है। तो जब मिट्टी की कणों का आकार बड़ा होगा, उस स्थिति में इनके मध्य छिद्रता या अवकाश अधिक बड़े बड़े होंगे। फलस्वरूप जैसे ही हम उसको जल से संतृप्त करेंगे, इस बड़े अवकाश से होते हुए जल आसानी से रिस करके मृदा नमूने से बाहर निकल जाएगा या अधिकांश भाग मृदा कणों से बाहर निकल जाता है। फलस्वरूप इसकी धारण करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। तो फील्ड कैपेसिटी हमेशा डिपेंड करेगी मृदा कणों के आकार के आधार पर। यदि मृदा कणों का आकार बड़ा है तो छिद्रता अधिक होने के कारण जल धारण क्षमता अथवा फील्ड कैपेसिटी कम होगी, और यदि इन मृदा कणों का आकार छोटा छोटा है तो रंध्र अवकाश कम होने के कारण फील्ड कैपेसिटी या जल धारण क्षमता में वृद्धि होती है। यदि मृदा कणों का आकार 0.02 से लगा करके 0.2 मिलीमीटर हो, उस स्थिति में आकार बड़ा है, फलस्वरूप छिद्रता बड़ी होगी, इसलिए जल धारण क्षमता या फील्ड कैपेसिटी इसकी कम होगी। लेकिन यदि मृदा कणों का आकार 0.002 मिलीमीटर या इससे कम है, तो रंध्र अवकाश कम होने के कारण फील्ड कैपेसिटी इसकी सबसे अधिक होगी। मृदा कणों के आधार पर मिट्टियों के प्रकार होते हैं, जैसे सैंडी मिट्टी या बलुई मिट्टी। कणों का आकार बड़ा है, इसीलिए इसकी फील्ड कैपेसिटी कम होती है। तो लगभग कितनी होती है? 5%। तो बलुई मिट्टी की जल धारण क्षमता सबसे कम होती है, इसीलिए ये मृदा पादप की ग्रोथ की दृष्टि से या पादपों के लिए उपजाऊपन की दृष्टि से बहुत ही कम मात्रा में प्रयुक्त होती है। दूसरी होती है सैंडी लोम मिट्टी, जिसकी फील्ड कैपेसिटी होती है वो 15 से लगा करके 25% तक होती है। लोम दोमट मिट्टी 25 से लगा करके 35% होती है, जबकि कले अथवा चिकनी मिट्टी की फील्ड कैपेसिटी सर्वाधिक लगभग 45% तक होती है। क्ले मिट्टी में क्योंकि कणों का आकार बहुत छोटा होता है, इसलिए इसके अंदर कैपिलरी बनती हैं, वो बहुत ही छोटी छोटी कैपिलरी बनने के कारण इसमें वातायन या एरिएशन नहीं होता, जिसके फलस्वरूप इस प्रकार की मिट्टी में जल धारण क्षमता सर्वाधिक होते हुए भी ये पादपों के लिए उपयोगी नहीं होता। दोमट मिट्टी की जल धारण क्षमता 25 से लगाकर 35% तक होती है। इसके साथ साथ में इसमें कैपिलरीज की संख्या ज़्यादा होती है, एरिएशन आसानी से हो सकता है और जल की मात्रा भी अधिक होती है, इसलिए ये मिट्टी पादप वृद्धि की दृष्टि से सबसे ज़्यादा उपयोगी होती है या उपयुक्त मानी जाती है। तो इस प्रकार से फील्ड कैपेसिटी डिसाइड करती है कि किस मिट्टी के अंतर्गत पादप ग्रो कर सकते हैं अथवा नहीं। विद्यार्थियों, जल के अवशोषण के इस प्रारंभिक टॉपिक में आज हमने डिस्कस किया है मृदा में पाए जाने वाले जल के प्रकार, उपयोगी जल कौन सा होता है और फील्ड कैपेसिटी। हम नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक्स के बारे में और डिस्कस करेंगे।